अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं साबिर शाकिर और लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी। सबसे पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नवाज शरीफ के साथियों ने सियासी अस्करी तनाव की हकीकत खोल दी। महमूद खान अचगज़ई की पार्लियामेंट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर तनकीद। जोशे जज्बात ने इंदिरा गांधी के कत्ल की जिम्मेदारी भी डाल दी। असफंदियार वली कहते हैं नवाज शरीफ से इस्तीफा नहीं मांगेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी इस्तीफा नहीं मांगा था, सिर्फ तंजिया अंदाज में माजी याद दिलाया था। यूसुफ रजा गिलानी की नई मंतक। पनामा गेट की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम में खुर्शीद शाह की फुर्तियां। ऑपोजिशन को बताए बगैर स्पीकर से 16 मेंबर कमेटी पर इत्तफाक कर लिया। अरकान असम्बली ने अपनी तनख्वाहों में 10 गुना इजाफे की तजवीज़ दे दी। गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% तक भी इजाफा नहीं होगा। ब्रेडफोर्ड में कत्ल के मुल्ज़िम को पाकिस्तान ने बरतानिया के हवाले कर दिया। क्या इमरान फारूक कत्ल केस में बरतानिया भी ऐसा ही करेगा? पनामा लीक्स पर गुफ्तगू हो रही थी पार्लियामेंट में, लेकिन आज जिस तरह नवाज शरीफ के जो साथी हैं, जो अलाइज हैं, उन्होंने गुफ्तगू की पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, तो इससे बिल्कुल ये वाज़े हो गया कि जो असल मामला है वो क्या है। बात तो पनामा लीक्स की हो रही थी साबिर शाकिर, लेकिन महमूद खान अचगज़ई साहब ने पार्लियामेंट में जिस अंदाज में गुफ्तगू की और जिस तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया, और यहाँ तक कहा कि 4 मौके ऐसे थे, उन्होंने कहा कि जब हमला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होने वाली थी, और उसमें एक मरहले पर उन्होंने वो कहा कि इंदिरा गांधी का कत्ल भी उसमें शामिल था। यानी वो मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ। वो सारे का सारा जो वो मलबा डालने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल जिस अंदाज में कि शायद पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्सिबल था। मैं पहले वो शॉर्ट आपको सुनवा देता हूँ, अगर सुनवा सके। महमूद खान अचगज़ई साहब ने जो आज कहा, और इंडिया के दरमियान जंग होते होते रह गई। एक जब इंदिरा गांधी पे हमला हुआ, दूसरा जब वहां की पार्लियामेंट पे हमला हुआ, तीसरा जब बंबई होटल में कत्लेआम हुआ इंसानों का। जनाब स्पीकर, चुमी कुव्वतें लड़ते लड़ते बची। हम पे ये इल्जाम है कि पठानकोट का हमला हमने करवाया और हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए करवाया। जनाब स्पीकर, जब इतने सफा इल्जाम होंगे, इस किस्म की बातें होंगी, फिर आपका वजीर आजम बाहर जाके क्या बोलेगा? ये जो गुफ्तगू थी, ये पनामा लीक्स के TORs बनाने के लिए ये उनको खिताब का मौका दिया गया था। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने इसको दिखाया और स्पीकर साहब ने एक आध दफ़ा बिल्कुल मामूली अंदाज में उनको रोकने की कोशिश की, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलुआ तो मिट्टी लाना, कि नहीं आप TORs पे आ जाएं। तो महमूद खान अचगज़ई बड़े क्लोज अलाई हैं नवाज शरीफ साहब के। और एक फिर मैं आपका कमेंट लेता हूँ इस पर। एक बात जो बड़ी मेरे लिए अफसोस की बात थी कि इन्होंने मुंबई हमलों का जिक्र किया, लेकिन इन्होंने जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ उसका जिक्र नहीं किया। जो कुलभूषण यादव पकड़ा गया उसके बारे में कोई गुफ्तगू, समझौता एक्सप्रेस के बारे में, मेहरान जो हमारा एयरफोर्स है उसके ऊपर मेहरान बेस पर हमला हुआ और कई GHQ पर हमला हुआ, लेकिन इनके नज़दीक वो कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर वो बात करते। बात तान यहीं पे टूटी आके उनकी कि जनाब ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और इसी खिताब में उन्होंने कहा कि एक बड़ा इदारा बनाना चाहिए जो फ़ौज का सबका एहतसाब करे, यानी पार्लियामेंट के पास इख्तियार होना चाहिए। मैं ये आप इस पर बात कर लें, फिर मैं आपको असफंदियार वली साहब का भी शॉर्ट सुनवाऊँगा। मैं वही कह रहा था कि जब हुआ था धरना आया था, तो धरने के वक्त भी जो फ्रंट पे आके जो बैट्समैन थे मुस्लिम लीग नवाज़ के कह लें या हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, उस वक्त भी महमूद खान अचगज़ई साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान थे, तो जो वही जो 3 रहनुमा हैं वो आ गए हैं फ्रंट पे, और स्ट्रेटेजी वही है कि किसी ये बात समझ जो पीछे डोरें हिला रहे हैं
वेलकम बैक नाज़रीन। माज़रत खाएं, आपसे माफ़ी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारे जो फ्रेम थे वो फ्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से आप तक नशरियात नहीं पहुंच रही थी, इसलिए गुफ्तगू का सिलसिला हमें ख़त्म करना पड़ा। मैं साबिर शाकिर से ही जो वो स्ट्रेटजी बयान कर रहे थे उन्हीं की तरफ आऊँगा, लेकिन इससे पहले अब क्योंकि हमें मौका मिल गया मज़ीद, मैं आपको असफंदियार वली साहब ने जो आज बात कही है वो भी मैं आपको उनकी ज़ुबानी सुनवा देता हूँ ताकि फिर इस पर हम बात कर सकें। कि सबसे ज़्यादा करप्शन जो इस मुल्क में हुई वो अफगान जिहाद, सो कॉल्ड अफगान जिहाद के वक्त हुई। तो जरा यार उसकी भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी करे ना, कि अकाउंटेबिलिटी जब अफगान वॉर की होती या उसके बाद की होती, इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। अब ये सारे वो लोग हैं, असफंदियार वली साहब के बारे में तो सबको पता है, ये आसफ अली जरदारी साहब की ज़बान बोलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ साहब की ज़बान बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कारकुनों, ऑफशोर कंपनियां ना आपका मसला है ना मेरा मसला है। गोया पाकिस्तान से लूटा हुआ माल जिन अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, वो जो करप्शन है, वो मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि अब हमारा मसला नहीं है। और महमूद खान अचकज़ई ने भी जो बात कही, साबिर अब आप ज़रा खुलकर ये बात करें, फिर मैं भट्टी साहब की तरफ चलता हूँ। अच्छा, सूरत हाल ये है कि समी साहब कोई समझे या ना समझे, लेकिन हुकूमत और उसके इत्तेहादी ये समझते हैं, और वो ये सोच समझ कर उनको यकीन है इस बात का कि ये सारे ताने बाने जो हैं इस्टेब्लिशमेंट कर रही है पैदा उनके लिए मसाइल, और अपोजिशन जमातों को भी मुतहर्रिक करने वाले वो हैं। इसलिए जैसे धरने के दिनों में भी उन्होंने यही समझा था कि ये सब कुछ एक पीछे से कोई हिला रहा है डोर, तो महमूद खान अचकज़ई आए थे, मौलाना फजलुर रहमान आए थे और असफंदियार वली खान आए थे। और इसमें बतौर हुक्मरान इत्तेहाद या डेमोक्रेट अपने आप को जो भी कहें, अब फिर वही करैक्टर्स आ गए हैं, क्योंकि पनामा लीक से पहले मरहले में हुकूमत को रिलीफ मिला है कि कमेटी जो एक सिलसिला बनेगा, कमेटी बनेगी, और अभी तक उस पर कोई इत्तेफाक भी नहीं हो पा रहा। एमकेएम उधर जाए इधर आए, वो एक कहानी चला। तो ये सारी चीज़ें अब आप सुन लें। महमूद खान अचकज़ई साहब को आज देखें, TORs की कमेटी पे बात हो रही थी कि मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो महमूद खान अचकज़ई साहब उस पर आए हैं और उस पर उन्होंने आके इजहार ख्याल किया। वो मैंने पूरी स्पीच सुनी है पार्लियामेंट में, और वो पिछली तकारीर का वो बिल्कुल तसलसल था, और उन्होंने भी इशारों में, किनायों में, बल्कि वाज़ेह तौर पर ये कहा कि देखें ये इस तरह से चीज़ें नहीं होती। वज़ीर आज़म जब हमारे बाहर जाते हैं पाकिस्तान से तो वो क्या कहेंगे, खारजा पॉलिसी कौन बना रहा है, और ये कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है उन्होंने सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में फेंक दिया और एक चार्जशीट कर दी। आपने कहा कि समझौता एक्सप्रेस का जिक्र होता, कुलभूषण यादव का जिक्र होता, लेकिन जाहिर है वो उनका एजेंडा नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। ठीक है, मैं भट्टी साहब की तरफ इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और वो हुकूमत का एक स्ट्रेटेजी है। भट्टी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है बिल्कुल। ये तो फ़ौज के एहतसाब की बात हो रही है। वो कहते हैं कि अगर आपने हमसे ये पूछा कि ये आपने पैसा कहाँ से बनाया है, तो फिर आपको जवाब देना होगा। और असफंदियार वली की गुफ्तगू भी आपने सुनी, सारी ये गुफ्तगू सुनी। ये जो एक पनामा लीक्स दर हकीकत जो करप्शन की बात है, अब खुल के आ गई है कि ये तो फ़ौज और जो सिविल हुकूमत है उसके हवाले से, इख्तियारात के हवाले से ये सारी गुफ्तगू है। आप क्या कहते हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब कहते हैं अमीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दुआ मांगते। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, आप 15-20 रिकॉर्ड करें ना। एक हमारे दोस्त बड़ा बाजिद थे कि बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी, जरदारी साहब आ गया, गिलानी साहब का आपने कह दिया ना। असफंदियार वली और महमूद अचकज़ई साहब ने अचानक नहीं आज बोले, फिर आप लोगों को गुमराह करते हैं। समी साहब निहायत एहतराम के साथ, पनामा लीक का इशू आया, उसके बाद एक मीटिंग कॉल की गई, उसमें ये दोनों साहबान भी थे या इनके नुमाइंदे थे। महमूद अचकज़ई साहब तो 100% श्योर थे, जरदारी साहब को भी लूप में लिया गया। एक स्ट्रेटेजी के तहत आहिस्ता आहिस्ता वार किए जा रहे हैं। और लेकिन आप देखें सबका टारगेट कौन है, आपकी एक ही अदारा। अब महमूद अचकज़ई साहब की हिस्ट्री की किसी से छुपी हुई नहीं। असफंदियार वली साहब के साथ, इंडिया के साथ क्या मरासम है, क्या थे उनके वालिद साहब की क्या सोच थी, ये किसी से छुपी हुई नहीं। और 99 के बाद महमूद अचकज़ई साहब, असफंदियार वली साहब वही सोच रहे हैं जो मियाँ साहब सोच रहे हैं, या मियाँ साहब वही कर रहे हैं जो असफंदियार वली और महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने आपसे बार बार कह रहा था पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी, एक इशू को डिट्रैक करने के लिए आई है। ये दो साहबान, यहाँ माजी में जो हुकूमतों में रहा है,
मैं आपको लिख के देता हूँ, ना करप्शन उनका इशू था ना है। हाँ, करप्शन ना होगी तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। आप उनके रास्ते में रुकावटें खड़े करेंगे बेमकसद प्रोग्राम करके कि करप्शन बुराई है। भाई करप्शन तो बुराई समझते ही नहीं। असवद यारवली साहब के पास कम पैसा जो बाहर है, वो यकीनन उनका जायज होगा। मैं नहीं कहता कि महमूद खान जो कोयटे में बलोचिस्तान में इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है उस पर जुबान नहीं खोलते, वो उनकी मर्जी, उनकी स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए, मैं इधर बैठा हूं, मैं तो पता ना मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, इस पाकिस्तान के हुक्मरानों पे मुझे तनकीद करनी है, लेकिन ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है, इसकी इज्जत मेरी है, ये डाकू लुटेरों की नहीं है। तो समी साहब, गुजारिश है, पनामा लीक मैंने कल भी गुजारिश की थी, किस्सा माजी हो चुका है और उसके मेन 4 किरदार बता दूं। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक सोच, महमूद चकजी एक सोच, आसफ अली जरदारी ईंट से ईंट बजाने वालों की एक सोच, मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक सोच। इन 5 नामों को अब अलग ना करें। अब पनामा के अलावा कोई और इशू देखें कि टमाटर कितने रुपए किलो है, गर्मी कितनी पड़ रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं नहीं हो रहे, हुक्मरानों का इशू नहीं है। मियाँ साहब जीत गए हैं, आप उनको मुबारक दें। ठीक है, मैं ये क्योंकि कोयटा के हवाले से बात हो रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझे भी इजाज़त दें तो मैं करता हूं, क्योंकि ये लोग करप्शन के खिलाफ जब भी तहकीकात की बात होती है तो एक क्यों हो जाते हैं, इसकी एक और वजह भी है। अभी मुश्ताक रईसानी जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे वहां पर पकड़े गए, उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए। 70 करोड़। ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हो गया सारा कुछ, तो वहाँ पर जो सेक्रेटरी सर्विसेज थे और होम सेक्रेटरी, उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने जो सूबे का आला तरीन अफसर था उसको कहा कि जाओ नैब के डीजी को गिरफ्तार कर लो। वो वहाँ पर उनको गिरफ्तार करने के लिए नैब के डीजी को पहुँचा, तो वहाँ पर नैब के डीजी ने कहा कि 23 करोड़ रुपए तो उनके घर से बरामद हो चुके हैं, गिनती हो चुकी है, बाकी की गिनती चल रही है। वो फिर वापस आ गए। उसी दिन 5 अफराद थे नैब के जो फाइनेंस डिवीजन ने बंद कर लिए। जब वो वहाँ पर गए, रात को 12 बजे तक उन्हें अपने पास रखा, उनको मारा पीटा और फिर उसके बाद ये पूछा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कि जनाब अब इसका क्या करें, इसलिए कि अब तो रात हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई और ये गर्मी भी बड़ी है, कहीं ये मर ना जाए। तो उनको इन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि वहाँ पर जो बलूचिस्तान का डेवलपमेंट बजट है वो तकरीबन 130-25-30 अरब रुपए के लगभग होता है। उसमें जो उनकी लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उसमें तकरीबन 60 अरब रुपए तक जाता है। वहाँ पर जो सेक्रेटरी थे लोकल गवर्नमेंट के, उन्होंने ये लेटर लिखा वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी को, वज़ीर आला को, कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो डायरेक्ट फंडिंग दे रहे हैं और उसमें 35% कट है, यानी तकरीबन 14-15 अरब रुपया वो बतौर कट ले रहे हैं। तो वहाँ पर जो उस वक्त के वज़ीर आला थे डॉक्टर मालिक, उन्होंने ये किया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने एक समरी वहाँ पर ये करवाई कि जनाब आप डायरेक्ट उनको दें इख्तियारात ये, और उसमें रूल्स रिलैक्स करें। तो ये रूल्स रिलैक्स किए गए सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए, और ये सारे के सारे उस करप्शन में हिस्सेदार हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब के भाई उस सूबे के गवर्नर हैं, ये सब उसके हिस्सेदार हैं। आखिरी बात आपको बता दूं, तुर्बत डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां पर 3 अरब रुपए का उसका बजट है। वहां पर जिन लोग जो अफसर थे वो सन इन लॉ हैं जनाब साबिक चीफ मिनिस्टर साहब के, और उनको कैटेगरी 1 ऑफिसर के तौर पर रिटेन किया गया ताकि उनके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हों। और वहां पर होता क्या है, शोरश ज़दा जो इलाके हैं वहाँ पर ऑडिटिंग नहीं होती, उन इलाकों का रिकॉर्ड जो है वो आ जाता है कोयटा में और उसी की बुनियाद पर कर दिया जाता है। इसीलिए ये सारे सरदार बहुत सारे ज़िलों को, बहुत सारे हिस्सों को शोरश ज़दा डिक्लेयर कराते हैं। तो ये वजह है कि ये सारे के सारे एक हैं, और महमूद खान अचकज़ई साहब के भाई गवर्नर, ये पिछला, ये सब उसमें हिस्सेदार हैं। इसलिए ये करप्शन के खिलाफ कभी भी तहकीकात नहीं होने देंगे। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूं कि ये जो आपने कहा ना कि डीजी को गिरफ्तार करने लगे थे, ये सोचा ज़रूर गया था, लेकिन डीजी जो नैब का ऑफिस है ना वो है वहाँ पे कंटोनमेंट में, तो वहाँ पे बगैर इजाज़त के, बगैर क्लियरेंस के कोई जा नहीं सकता। नहीं, इनकी कम्युनिकेशन मैं बताता हूँ, आपकी बात इस हद तक बिल्कुल सही है कि इन्होंने कहा कि इनको गिरफ्तार कर लें, लेकिन नैब का ऑफिस जो है वो कंटोनमेंट में, तो वहाँ जा नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब इनसे पूछा गया, गम और गुस्से का 100% इजहार किया गया। न सिर्फ बलूचिस्तान, मैं आपको खबर शेयर कर रहा हूँ, न सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बल्कि मरकज़ी हुकूमत ने भी गम और गुस्से का इजहार किया है कि ये क्या किया आपने, ये एक रेड क्यों किया और क्यों पकड़ा, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि ये जो सेक्रेटरी ख़जाना थे ये फ्रंट मैन है, ये सिर्फ फ्रंट मैन है। जो इनके घर से रकम बरामद हुई है, मैं अब तक की इन्वेस्टिगेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो इनके घर से रकम बरामद हुई है वो सिर्फ इनका हिस्सा था, बाकी के हिस्से भी। हाँ जी, ये परसेंटेज जो है ये सिर्फ इनका हिस्सा था सेक्रेटरी खजाना का। आप ये देखें,
और ये किसके फ्रंट मैन है? ये जनाब लांगू साहब के फ्रंट मैन। और लांगू किसके फ्रंट मैन है? अब देखे ना, ये लांगू किसके फ्रंट और मैन उस गवर्नमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है? गवर्नमेंट को कौन, यानी ये अब तक पूरी कौम को ये बताया जा रहा था कि देखें समी साहब, जी सर, भट्टी साहब सिर्फ एक मिनट, मैं जरा समी साहब नहीं, ये ठहर जाए ना, साबर साहब की बात खत्म नहीं होगी, मुझे पता है। अच्छा जी, मुझे पता, छोड़ दे। आपने जो बंदा सोचता है वो भी इनको पता चल जाता है, मैं जो कह रहा हूँ वो आपको नहीं पता चल रहा। गुजारिश ये है, बलोचिस्तान वाले बेचारे गरीबों पर आप कर रहे हैं। पंजाब में क्या सारे हाजी मौलाना है? पंजाब में कोई करप्शन नहीं है। आपका लाहौर का जो है चीफ इंजीनियर लेस्को, मैं बता दूं उसकी आमदन कितनी है? आज के लोग जो इंडस्ट्री एरिया वहां से कितना ले रहे हैं? आपके मिनिस्टरों की कितनी इनकम है? आपके अफसरों की कितनी इनकम है? भट्टी साहब, आपका कानून कहता है कि कोई नहीं, ये गलत बात है। एक छोटा सूबा है, आप उसमें चढ़ाई कर देते हैं, कभी सिंध में चढ़ाई कर देते हैं। अगर पंजाब में करप्शन जायज है, लीगल है, आपके हुक्मरानों का हक है, आपकी ब्यूरोक्रेसी का हक है, तो बलोचिस्तान में वो कानून गलत कैसे हो गया? इसका मतलब आप करप्शन में मसावत चाह रहे हैं। अच्छा, अब अगली सुनिए जी, अब अगली बात बिल्कुल हो रही है। ब्रेक लेनी है, जरा बात खत्म करते हैं, ब्रेक जरा लेते हैं, बात खत्म कर लें, फिर ब्रेक ले लेना। जी, कर लें बात। उसके बाद इधर ही आना साबर साहब के बाद, आप ही की तरफ, आप ही की तरफ। जी, ये खालिद लांगू साहब के फ्रंटमैन थे। अब 70 करोड़ रुपए अगर सेक्रेटरी खजाना का शेयर है तो खालिद लांगू का कितना होगा, और फिर उससे ऊपर वाले का कितना होगा? फिर जब इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में सेक्रेटरी खजाना ने सब कुछ बता दिया तो ये इनको गिरफ्तार नहीं होने दिया गया, बल्कि उनको बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचाया गया। इस्लामाबाद से यहाँ पे जमानती हिफाजती जमानत करवा के वो वापस गए हैं। और अभी भी प्रेशर यही है नैब पे कि जनाब इस मामले को इससे आगे ना फैलाएं, बस जो सेक्रेटरी खजाना से बरामद हुआ है उसको पकड़ लें, बाकी छोड़ दें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। भट्टी साहब की सही है कि पंजाब में करप्शन की क्यों बात नहीं की जा रही। बलोचिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो पंजाब ने वहाँ पर इंस्टॉल की थी। मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर मालिक को सपोर्ट किया था और मुस्लिम लीगी वज़रा को पूरा इख्तियार था उसमें। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जो करप्शन बलूचिस्तान में की गई है उसमें जो हुक्मरान मुस्लिम लीग थी उसका भी हिस्सा बाकदरे जुस्सा मौजूद था। ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बिल्कुल मुझे भट्टी साहब की तरफ जाना था, लेकिन क्योंकि हमने असफदयार वली साहब के बारे में बात की तो ANP के रहनुमा जाहिद खान साहब हमारे साथ अब लाइन पर हैं और वो जो मौक़िफ़ है असफदयार वली साहब का या उनकी जमात का जो मौक़िफ़ है वो ये समझते हैं कि इस वक्त उनकी भी बात होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं दो बातें करना। आज जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर काफी तनकीद भी लोगों ने की और की, लेकिन हकीकत क्या है आप हमें जानते हैं। हमारे तो एक हिस्ट्री है और हमने हमेशा के लिए डेमोक्रेसी के लिए बात की है, डेमोक्रेसी के लिए हम लड़े हैं। और ये कि हमने जिन लोगों ने हमारे साथ हुक्मरानी में बहुत ज्यादा जुल्म भी किया है, लेकिन जब कोई मार्शल लगा हम उन लोगों के साथ मिलकर फिर उनका मुकाबला किया है। अभी पीपल पार्टी के दौर अगर आप देखें 70 का, हमारे दो हुकूमतें उन्हें गिरा दी। हम सब जितने भी लड़के ये असफंजार समेत हम टाटर सिल में हमें डाल दिया था। 6 महीने हमने दूर तक नहीं देखा था। लेकिन चूंकि जब जौलहक आया और एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आया तो फिर हमने उसी पीपल पार्टी के साथ मिलकर फिर उसके खिलाफ तहरीक चलाई। खान साहब जी, खान साहब, तो क्या इस बात का खदशा आप समझते हैं कि कोई अब भी सिस्टम को कोई खतरा है, इसलिए असफदयार वली खान साहब आए हैं मैदान में? बिल्कुल ऐसा है कि देखिए ना कि हमने जब ये पनामा लीक्स वाला मामला आया तो हमने पहले उस पर बात की थी। इसके लिए आपके जुडिशल कमीशन चाहे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की सरबराही में, वो कि हमारे पास हुकूमत की भी डेलीगेशन आई, PTI की भी आई, पीपल पार्टी की भी आई और उनको भी हमने यही कहा। हमने उनको कहा था, जो हुकूमत की आई तो उसने कहा हमने TOR बना रहे तो आप उसमें अपना ऑप्शन दे रहे। हमने कहा बाबा ये क्या बात है बच्चों वाले कर रहे हो, पहले तो जो मुतालबा है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तो वो बना दे। जब तक वो आप नहीं बनाएंगे तो फिर तो दूसरी बात हो ही नहीं सकती, बना दिया। फिर आपने देखा ना कि ऑल पार्टी की जो मीटिंग्स हुई उसमें हमने कहा कि अभी उनको न कहो कि जी आप इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो मुल्जिम है, मुजरिम अभी नहीं है। और अगर ऐसे तरीके से होगा और अगर ये एंड है आपका, अगर आप कहते कि जी आप इस्तीफा दे दो और नहीं देता है तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? फिर आपने रोडों पे जाना है, फिर आपने तहरीक चलाना है। उस तहरीक के नतीजे में क्या होगा? फिर हमने इसलिए इस बात को क्या, हम नवाज शरीफ की जितना मेरे ख्याल में इसमें इस वक्त हम वाहिद लोग हैं कि हम हुकूमत में नहीं है।
हमें तो सिस्टम जाने के लिए हमें क्या प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन हमने एक सियासी कारकुन के नाते सोच रहे हैं कि ये सिस्टम अगर चला गया तो फिर अल्लाह न करे इस मुल्क के लिए फिर न तो आईन बन सकता है। तो खान साहब ये बताएं, अगर आप समझते हैं कि सिस्टम को खतरा है, तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि एक मफरूज़े की बुनियाद पे एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया जाए, जैसे महमूद खान अजगज़ई साहब ने आज कहा, तो बेहतर नहीं होगा कि आप अपना वजन, अपना दबाव जो है वह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पे डालें जिन पे इल्ज़ामात हैं, और शफाफ तहकीकात करें और सामने आएँ? साबिर शाकिर साहब, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। हम आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्कुल नहीं कहते कि वो करना चाहते, लेकिन देखिए अगर हम सियासतदान नाअहल है, निकम्मे है, और अगर हम खुद ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं तो उसमें उनका कसूर तो नहीं है, हम उस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं ये जो आपने TOR के लिए कमेटी बनी, अब वो सारी चीजें उसके अंदर डालें। हमने अपने मेंबर्स को आज गाइडलाइन दिया कि भाई पहले एहतिसाब शुरू करवाने मियां नवाज शरीफ के खानदान से, और वो जो भी मुजरिम होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक क्रॉस द बोर्ड फिर आगे भी जाना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जितना भी हाँ साहब, मैं गुजारिश कर लूं। जी भट्टी साहब प्लीज, जरूर। अच्छा, एक तो हुजूर गुजारिश है, आप फरमा रहे हैं चीफ जस्टिस की सरबराही बनाए, इसका मतलब है पाकिस्तान के आइन को बने हुए एक अरसा हो गया, अभी तक करप्शन को पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास जाना पड़ रहा है। इसका तो तस्लीम हम ये कर लिया ना कि हमारे FIA, हमारे नैब दोनों नाकाम हो गए, FPR नाकाम हो गई, जिनका असल काम था इसको पकड़ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, गुजारिश ये है, एक सिंपल सा एलिगेशन लगा है, हम ये नहीं हरगिज कहते कि मियां साहब मुजरम है। गुजारिश है, जब तो वो मुजरम थे, वो तो आपके दोस्त मुशर्रफ साहब उनको बाहर ले गए थे जहाज में बिठा के, जब मुजरम बन चुके थे। तो गुजारिश ये है कि इतनी बात है, आप मियां साहब से जाके इतना कि मियां साहब सिर्फ आप ट्रेल बता दें, ये पाकिस्तान से पैसा किस तरीके से लेके गए, किस बैंक के जरिए लेके गए, किस हुंडी के जरिए ले गए, बात खत्म हो जाएगी, कमीशन ही नहीं बनेगा। भट्टी साहब, मैं अर्ज करना तो दूसरा आपने कहा जियाउल हक की पैदावार कौन है? जाहिद अली खान साहब, आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं अक्सर सुनता हूँ, जियाउल हक का बेनिफिशियरी सियासतदान कौन है इस वक्त? भट्टी साहब, आप मुझे अगर आप एक मिनट दे दें। देखिए, आपने बिल्कुल सही किया कि जियाउल हक की बेनिफिशियरी वो है, कौन है? मियां नवाज शरीफ है और उसके पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम और बात करना चाहते हैं ना, हम कहते हैं कि आज जो हमने अपने मेंबर्स को जो गाइडलाइन दिया, हमने कहा कि आप जब जाएंगे कमेटी बनाएंगे जो आप लोगों ने TOR बनाने, तो इसमें ये आप वाली बात है कि एक ऐसा कमीशन बने इस मुल्क के अंदर, एक ऐसा इदारा हो कि वो किसी के दबाव या किसी के कहने के ऊपर किसी का इंतकाम न ले, और वो एक क्रॉस द बोर्ड इस मुल्क के अंदर, चाहे वो अफगान वार के बड़ी इंपॉर्टेंट है बात आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, और ऐसी होनी चाहिए बात, बड़ी ये बात है। लेकिन आज एक और भी टर्न हुआ नाज़रीन, वो ये था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, हम तो ये यहाँ पर रिपोर्ट करते रहे, समझते रहे कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं इस्तीफा दें, और पीपल्स पार्टी ने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया। मैं आपको बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की हैं, छोटे छोटे से उनके 2-3 क्लिप्स हैं, वो आपको सुना दूं ताकि आपके ज़हनों में भी ताज़ा हो जाए कि क्या कह रहे थे बिलावल भुट्टो। मियां साहब, मैं कोटली में आपको सिर्फ आईना दिखाया था, मैंने सिर्फ वो ही अल्फाज दोहराए थे जो आपने अपने जलसे-ए-आम में एक मुंतखब वजीर आजम के लिए कहा था। मियां साहब, या तो आप ये मान ले, या तो ये तस्लीम कर ले कि आप उस वक्त गलत थे, या फिर मेरा मुतालबा मान ले और घर चले जाए। आपको याद होगा कि आप, अच्छा, ये बिलावल ने कहा था। अब आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बात कही है, वो सुन लें, फिर इसके बाद एतजाज साहब भी हमारे साथ लाइन पर हैं, उन्हीं से इस पर गुफ्तगू करेंगे। बिलावल साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सियाक़ो सबाक में इस्तीफे की बात की, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की, जब मेरा दौर इक़्तिदार था तो मियां नवाज शरीफ साहब मुझसे इस्तीफे का मुतालबा करते थे, तो इसलिए उन्होंने उस तंज़िया अंदाज में कहा कि जो आप मुतालबा मेरे वज़ीर आज़म से करते थे और जो मशवरा देते थे वो अपने ऊपर करें। ये उसका जो सियाक़ो सबाक है। नाज़रीन, चौधरी एतजाज़ एहसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये आज इस पर कुछ कमेंट कर दें कि ये कह रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वो तो तंज़ी अंदाज में बात की गई थी, तो एक मजाक किया गया था, जैसे कहते थे नवाज शरीफ साहब, तो वैसे बिलावल साहब ने भी कह दिया। तो पीपल्स पार्टी इस्तीफे के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है, कोई ये तब्दीली आई है मौक़िफ़ में, या जो गिलानी साहब कह रहे हैं वही सही था? नहीं, पीपल्स पार्टी इस्तीफे के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुई। एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है, वो 2 मई को जो जॉइंट अपोजिशन की मीटिंग थी और जिसमें सारी अपोजिशन की पार्टियां 9 जमातें मौजूद थीं, उसमें 7 का मुतालबा यही था और मौक़िफ़ यही था कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और इन 7 में पीपल्स पार्टी शामिल थी। और लेकिन 2 जमातों ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस्तीफ़े का अभी वक्त नहीं आया, कबल अज वक्त है इस वक्त उनसे इस्तीफ़ा का मुतालबा करना। तो हमने एक कंसेंसस और इत्तफाक राय रखने के लिए उस डेक्लरेशन में जो पहली क्लॉज थी कि मियां नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें, हमने उसकी जगह ये लिखा, ये कंसेंसस रखने के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त इस बात की थी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो दूसरे दिन बनने हैं उन पे इत्तफाक राय हो जाए। वो हमारे लिए इस्तीफे के मुतालबे से उस वक्त बहुत ज़्यादा अहम थे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो बने उन पे 9 की 9 जमातों का इत्तफाक राय हो। चौधरी साहब, आज क्या जरूरत, मेरा सवाल ये है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि आज क्या जरूरत थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये वजाहत देने की, एक्सप्लेन करने की, क्या इससे उन्होंने गेन किया? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से पूछिएगा, मुझसे मेरी उनसे बात नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा खुद बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका किया था, कोटली के जलसे में भी, ट्वीट में भी, फिर पार्टी के अंदर हिदायत में भी, और उसमें ये चीज थी। लेकिन हमने उससे आपकी गुफ्तगू अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कन्फ्यूजन इसी से पैदा होती है कि आप बहुत ही क्लियर हैं, आपने बहुत एक क्लियर लाइन ली हुई है। खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल अपोजिट साइड पे हैं, वो पसे पर्दा गवर्नमेंट के साथ भी मामला तय कर रहे हैं, कमेटियों के नंबर्स भी तब्दील करवा रहे हैं, पीटीआई को नहीं पता, दीगर जमातों को नहीं पता। और इसी तरीके से गिलानी साहब ने एक आज नई बात कर दी, एक स्टेप पीछे हट गए कि वो तो एक मजाक किया था। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पार्टी के सरबराह हैं, वो कैसे मजाक कर सकते हैं? तो पीपल्स पार्टी के अंदर क्या ये डिफरेंस ओपिनियन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ख़ास तौर पे पनामा लीक्स के मामले में? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, और ना खुर्शीद शाह साहब पसे पर्दा कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि मुख्तलिफ है, उनके जाहिर से उनका बातन मुख्तलिफ नहीं है, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। मेरे साथ वो शरीके कार हैं, हम दोनों हम कदम चल रहे हैं, और इसमें यह भी नहीं है कि गुड कॉप बैड कॉप का हमारा कोई मंसूबा बना हुआ है। मैंने ये कहा कि हमारा मुतालबा इस्तीफे से ज़रा नरम हो गया 2 मई की मीटिंग में, लेकिन उस नरमी के बाद के बायस जो हमने इत्तफाक राय कर लिया वो बहुत ज़रूरी, मैं आपको अपनी जानिब से भी बताता हूँ कि इस्तीफे के मुतालबे से ज़्यादा अहम था हमारा इत्तफाक राय टर्म्स ऑफ रेफरेंस से। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हमने प्रपोज किए, तजवीज़ किए, वो ज़वाबित कार कमीशन के लिए वो मेरे ख्याल में असल टर्निंग पॉइंट आया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ और गवर्नमेंट को अगर सिर्फ इस्तीफे का मुतालबा करते रहते तो वो इतना अहम नहीं होता। अभी मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ, जितना टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमारे उन पे इत्तफाक राय, हर हरफ पे, हर जुमले पर इत्तफाक राय होना, और वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने पढ़े हैं, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दुनिया ने, सारे पाकिस्तान ने पढ़े हैं, उनसे ही 7 सवाल हमारे निकले जिन पे भी हमें अच्छा, मैं छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। जी भट्टी साहब।
अच्छा एतजाज साहब, आपने सारी उम्र ये जो दोनों सियासी जमातें क्रेडिट लेती हैं चीफ जस्टिस साबक बहाली की, उसकी तहरीक के मैं नहीं चाहूँ कि आपकी कुर्बानियाँ, क्या आप समझते हैं वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब रहते हैं इक़्तिदार में वज़ीर आज़म, तो कोई कमीशन उनके खिलाफ असल मुल्ज़मान को सजा दे सकता है? ये आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं हमें। मैं आपको ये अर्ज करूं कि मियाँ नवाज शरीफ कमीशन तो बनने की एक बात की बात है, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बनते बनते, जिस तरह 7 सवाल उनको हमने पेश किए, ये 9 जमातों के मुत्तफिका 7 सवाल थे और उसमें MQM भी 7 सवालों में शामिल थी। 7 सवालों का वो जवाब दे ही नहीं सके, उनके लिए मुमकिन ही नहीं है जवाब देना, क्योंकि 7 सवालों में वो हकायक सामने आते अगर वो जवाब देते कि जो कि इसकी नफी करते, इस बात की, उनके इस क्लेम की तस्दीद करते कि उन्होंने ये मेफेयर फ्लैट्स 2005 में शरीफ खानदान ने लिए हैं। 7 सवालों का जवाब दिया होता तो वो खुद 1993-94 में खुद वो हकीकत जाहिर हो जाती। तो साहब मेरा सिर्फ ये सवाल है आपसे कि आपको कैसे गवर्नमेंट इन टर्म्स को मान लेगी, जिसको आप समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात से 2 हफ्ते के बाद जो आपने इनकार सुनना है, और एक ये बात बता दीजिएगा कि फिर दोबारा जो उसका आपने बनाया है कि ये चीज़ों की तहकीकात होंगी, ये वही तो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस साहब ने खत लिखा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये आपने इतना फैला दिया है। तो ये तो वही वजूहात हैं जिन पर चीफ जस्टिस साहब ने पहले इनकार किया, अब फिर आप उसी अंदाज में बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। नहीं समी साहब, आपने वो पढ़ा नहीं पूरा, उसमें एक सेंटेंस है बड़ा जरूरी, एक इस्तिलाह है कि ये 3 चीजें होंगी जिनमें पैनामा पेपर्स, नंबर 2 ये बैंक लोन वगैरह, और नंबर 2 ये करेंसी की मूवमेंट, नंबर 3 बैंक लोन के राइट ऑफ जी। आगे लिखा है कि इनमें तरजीहात, इनकी तरजीहात का फैसला ये कमेटी करेगी जो बन रही है। इस पे ये अहम चीज है, हमने अभी तस्लीम नहीं किया कि वो 2 और 3 जरूर बीच में आएंगे, ये उसमें डिस्कशन होगी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जो कमेटी है, और हम इंशाल्लाह कौम को मायूस नहीं करेंगे। ये भी आपको मैं बता दूं। अच्छा मेरा एक सादा सवाल आपके लिए, सिर्फ सबमिशन ये है, आप समझते हैं अगर पनामा लीक में कोई मुल्जम है, वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से रकम बाहर लेके गया, तो उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? सिर्फ हाँ या ना में जरा रहनुमाई फरमाए। मेरा मौक़िफ़ मैं उसको दोहरा देता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि जिनका नाम मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ है, इनकी पकड़ मुझे नजर नहीं आती। ये कुछ कर ले, मैंने कहा था कि ये कराची में 2 भाई जाके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ब्रांच को लूट के आ जाए, इनकी पकड़ नहीं होगी ये। लेकिन मैं समझता हूं कि इनका एक्सपोजर काफी होगा, और ये मामला सारे डिस्कस होंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस की कमेटी में कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट की होगी, कमेटी में ये डिस्कस होंगे। आखिरी साहब, आखिरी छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल छोटा सा, वो ये कि पाकिस्तान आम तासुर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिंगर ऑन करके मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट कर रही है। साबिर शाकिर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना लिंगर होगा, अगर ये लिंगर होगा, जितना लिंगर होगा, उसका नुकसान बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इत्तेज़ाज़ साहब, ये था हफ्ते का आखिरी रिपोर्टर। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।